अगर तुम में सचमुच थोड़ी भी ज़मीर होती तो तुम मुझसे निपटने के लिए इतने घटिया तरीके नहीं अपनाती, रुद्र ने धीमी आवाज में कहा। उसकी बात सुनकर तारिका फिर से चुप हो गई। उसने हल्की आह भरी और बोली, छोड़ो, तुम जो सोचना चाहो सोचो। अभी मैं बस इतना चाहती हूं कि तुम्हारी मदद के लिए जो बन पड़े वो करूं। अगर तुम सुन सको तो बहुत अच्छा, और नहीं तो मैं कुछ नहीं कर सकती। तुम क्या कहना चाहती हो? सीधे सीधे कहो, उसने उदासीनता से जवाब दिया। मैं तुम्हें बता दूं, सेलेस्टियल फ्लावर वैली को बने हुए सैकड़ों साल हो गए हैं। इन सालों में हमने अपनी सारी ऊर्जा जड़ी बूटियां उगाने में लगाई है, लेकिन हम दवाइयां भी बनाते हैं और हमारे पास कई ताकतवर मार्शल आर्टिस्ट भी हैं। बस बात इतनी है कि हम बाहर के लोगों से मिलते जुलते नहीं, इसलिए बाहर वालों को हमारे बारे में ज्यादा पता नहीं चल पाता। तारिका ने रुद्र से गंभीरता से कहा। और फिर रुद्र ने पूछा, सेलेस्टियल फ्लावर वैली में कम से कम 20 मार्शल आर्टिस्ट हैं और उनमें से 7-8 तो येलो स्टेज या उससे ऊपर के हाई लेवल मार्शल आर्टिस्ट हैं। इसलिए अगर तुम जबरदस्ती सेलेस्टियल फ्लावर वैली में घुसने की कोशिश करोगे तो तुम्हारे लिए अंत में बस एक ही रास्ता है, मौत। उसने अपनी बात जारी रखते हुए उसे बताया। उसकी बातें सुनकर वो रुद्र ठिठके बिना नहीं रह सका। उसके चेहरे पर थोड़ा आश्चर्य दिखा। फिर उसने धीरे से कहा, सेलेस्टियल फ्लावर वैली में इतने सारे लोग हैं। हाँ, सेलेस्टियल फ्लावर वैली के लोग अपनी मर्जी से बाहर नहीं जा सकते। असल में वे अपनी पूरी जिंदगी घाटी के अंदर ही बिताते हैं और रसायन विज्ञान का ज्ञान होने की वजह से मार्शल आर्टिस्टों की संख्या बढ़ना स्वाभाविक है। उसने सिर हिलाया और कहा, फिर तुम मार्शल आर्टिस्ट क्यों नहीं हो? उसने थोड़ी देर रुककर पूछा। मैं मार्शल आर्टिस्ट इसलिए नहीं हूं क्योंकि मुझे अक्सर सेलेस्टियल फ्लावर वैली से बाहर जाना पड़ता है। बाहर के ज्यादातर मामले मैं ही संभालती हूं, इसलिए तुम मुझे सेलेस्टियल फ्लावर वैली की राजनयिक डिप्लोमैट समझ सकते हो। इसलिए मैं मार्शल आर्टिस्ट नहीं बन सकती, नहीं तो बाहर की शक्तियां घाटी से और भी ज्यादा चौकन्नी हो जाएंगी और बिन बुलाई मुसीबत आ जाएगी। उसने धीरे से कहा। ओ, रुद्र ने सिर हिलाया और ज्यादा कुछ नहीं बोला। उसने उसकी तरफ देखा और अपनी बात जारी रखी। अब तुम्हें हमारी सेलेस्टियल फ्लावर वैली की ताकत का अंदाजा हो गया होगा, है ना? ये मत सोचना कि हम सिर्फ जड़ी बूटियां ही उगाते हैं। इन सालों में अनगिनत लोगों ने सेलेस्टियल फ्लावर वैली को निशाना बनाया है और वे हमें ढूंढते हुए आए भी हैं, लेकिन अंत में हमने उन्हें भगा दिया। तुम भी अलग नहीं होगे। जो भी हो, इस बार मुझे वे तीनों जड़ी बूटियां चाहिए ही। रुद्र ने तारिका से पक्के इरादे से कहा। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूं, जो तुम चाहते हो उसे पाने में। तारिका ने रुद्र की तरफ देखते हुए कहा। जरूरत नहीं, रुद्र ने तारिका को बेरुखी से जवाब दिया। उसकी बात सुनकर वो ठिठके बिना नहीं रह सकी। फिर तेवरी चढ़ाकर पूछा, क्यों? तुम्हें अब वे जड़ी बूटियां आसानी से मिल सकती हैं। उसने मुड़कर उसकी तरफ देखा और भावहीन होकर कहा, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। तुम। वो हैरान रह गई और सामने खड़े रुद्र को देखती रही। समझ नहीं आया कि क्या करे। वह समझ नहीं पा रही थी कि सेलेस्टियल फ्लावर वैली की ताकत बताने के बाद भी रुद्र ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा था। उसे इतना आत्मविश्वास कहां से आ रहा था? लेकिन वो ये भी जानती थी कि शायद त्यागी परिवार वाली घटना की वजह से रुद्र अब उस पर हद से ज्यादा शक कर रहा था। अब वह जो कुछ भी कहती, शायद वह भरोसा नहीं करने वाला था। अगर मैं सचमुच तुम्हारी मदद नहीं करना चाहती होती तो मैं कल ही छिपकर भाग सकती थी। उसने मुंह फुलाकर उससे कहा। हो सकता है तुम जानबूझकर मुझे सेलेस्टियल फ्लावर वैली लाई हो। आखिरकार उस तरह से तुम मुझसे बॉडी टेम्परिंग पिल के ठिकाने का पता लगा सकती हो। रुद्र ने शांत होकर कहा, जब तुम्हें पहले से ही पता था तो तुम मेरे साथ क्यों आए? तारिका ने रुद्र पर चिल्लाया, थोड़ी गुस्से में लग रही थी। मेरी अपनी योजना है, उसने उदासीनता से जवाब दिया। क्या तुम्हारी योजना जाकर खुद को मरवाना है? उसने ठंडक से पलटवार किया, फिर खिड़की की तरफ मुंह मोड़ लिया और बातचीत जारी नहीं रखी। इस समय तारिका खुद नहीं जानती थी कि उसे क्या हो रहा है। इतने सालों से सेलेस्टियल फ्लावर वैली के अंदर दुनिया से कटी रहने के कारण उसका व्यक्तित्व हमेशा बहुत शांत रहा था, लेकिन रुद्र के सामने
उसने पाया कि वह अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। इस समय उसकी बस यही इच्छा थी कि वह उस कमीने को मार डाले। उसने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और इसके बजाय अपनी आंखें बंद करके आराम करने लगा। गाड़ी हाईवे पर आराम से चल रही थी और पलक झपकते ही 3 घंटे बीत गए थे। मिस्टर रुद्र, सर्विस स्टेशन आगे है, क्या आप थोड़ा ब्रेक लेना चाहेंगे? ड्राइवर, जो लगातार 3 घंटे से गाड़ी चला रहा था, अब थकान महसूस करने लगा था, इसलिए उसने खुद ही पूछ लिया, ठीक है, मुझे थोड़ी भूख भी लगी है। रुद्र के बोलने से पहले ही तारिका बीच में बोल पड़ी। रुद्र ने अपना फोन निकाला और समय देखा। महसूस किया कि वाकई खाने का समय हो गया था, इसलिए उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा। कुछ ही मिनटों बाद कार आराम से सर्विस स्टेशन में दाखिल हुई। कार से उतरने के बाद तारिका ने रुद्र को ठंडी निगाहों से देखा, फिर सीधे रेस्टोरेंट की ओर चल दी। थोड़ी देर हिचकिचाने के बाद वो भी उसके पीछे पीछे रेस्टोरेंट में चला गया, जिस कार में रुद्र सफर कर रहा था। उसकी कीमत कम से कम 2 मिलियन थी और उसके साथ समर्पित ड्राइवर भी था। इसके अलावा उसके बगल में तारिका जैसी खूबसूरत लड़की थी, इसलिए रेस्टोरेंट के वेटर उसे अजीब नजरों से देख रहे थे, उसे एक अमीर वारिस मान रहे थे। यह पहली बार था जब रुद्र को इस तरह घूर कर देखा गया था, इसलिए उसे थोड़ी असहजता महसूस हुई। तारिका और भी ज्यादा असहज थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि रेस्टोरेंट के वेटर उसे रुद्र की प्रेमिका मान रहे हैं। यह एहसास उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। थोड़ी देर हिचकिचाने के बाद उसने पीछे मुड़ी और रेस्टोरेंट से बाहर निकलकर पास की एक दुकान की ओर चल दी। कुछ देर बाद वह दुकान से बाहर निकली, लेकिन इस समय उसने अपने सिर पर एक बड़ी टोपी और चेहरे पर काले धूप के चश्मे पहन रखे थे, जिससे उसका ज्यादातर खूबसूरत चेहरा छिप गया था। उसके इस रूप को देखकर रुद्र का चेहरा लाचारी भरा लगा और उसने धीरे से कहा, तुम बस बहुत ज्यादा सोच रही हो। ये सब लोग मुझे घूर रहे हैं, तुम्हें नहीं। तुम सच में खुद को कोई बहुत बड़ी खूबसूरत लड़की समझती हो क्या मैं सुंदर नहीं हूं? रुद्र की बात सुनकर तारिका की आंखों में गुस्सा झलक आया और वो अप्रसन्नता से चिल्लाई। दरअसल नहीं, उसने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया और हल्के से सिर हिलाकर मना कर दिया। ये सुनकर उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे। वो धीरे से बड़बड़ाई, मेरा आकर्षण मेरे तेवर में है, तुम कुछ नहीं जानते, पर तुम में तो कोई आकर्षण ही नहीं है। उसने उस पर एक और वार किया। इस पर वो पूरी तरह से अवाक रह गई। उसने उसकी परवाह नहीं की और सीधे रेस्तरां के अंदर चली गई। रेस्तरां के अंदर पहुंचकर उसने उसे मेनू पकड़ाया और ऑर्डर देने के लिए कहा। तारिका ने यकीनन कोई लिहाज नहीं किया और अपना गोरा छोटा हाथ बढ़ाकर उसके पैसों की परवाह किए बिना महंगे व्यंजन ऑर्डर किए। रुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ा। आखिरकार ये बस एक खाना ही था और इसमें ज्यादा खर्च नहीं आएगा। अपना ऑर्डर पूरा करने के बाद वह चुपचाप खाना परोसे जाने का इंतजार करने लगी। तारिका और रुद्र जिस रेस्तरां में आए थे वो काफी महंगा था, इसलिए अंदर ग्राहक ज्यादा नहीं थे और खाना परोसने की रफ्तार भी बहुत तेज थी। जैसे ही वेटर खाना परोस रहा था, तभी रेस्तरां के दरवाजे पर एक काफिला आकर रुका। काफिले के आगे एक मेबाक थी, जिसके पीछे मर्सिडीज बेंज जी क्लास गाड़ियों की एक कतार थी। काफिले को देखकर सर्विस स्टेशन के कर्मचारियों की आंखें चौड़ी हो गई और उनके चेहरों पर आश्चर्य का भाव आ गया। मेबाक का दरवाजा खुलने पर एक लड़का और एक लड़की कार से बाहर निकले। ये दोनों भी लगभग रुद्र और तारिका की ही उम्र के थे, यानी अपनी 22 साल की उम्र में। मर्सिडीज बेंज जी क्लास के पीछे से 7 या 8 अंगरक्षक उतरे। ये अंगरक्षक सामान्य लोग नहीं लग रहे थे। उनके डिलडॉल बेहद मजबूत थे और उनकी निगाहें तेज थी। संभवतः ये सभी विशेष बलों से सेवानिवृत्त हुए पेशेवर अंगरक्षक थे। एक और अमीर वारिस। हाँ, आज क्या हो रहा है? 2 अमीर वारिस दिखाई दिए हैं। अब यह असली अमीर वारिस है। ठीक है, पहले वाला तो बिल्कुल भी तुलना में नहीं था। यह सच है, अकेले इस मेबाक की कीमत ही कम से कम कई मिलियन है। सर्विस स्टेशन के लोगों ने मेबाक से बाहर निकल रहे युवक और युवती को देखकर ईर्ष्या व्यक्त की और कहा। हालांकि वो युवक और युवती ऐसी परिस्थितियों के आदी लग रहे थे
और उन्होंने उत्सुक नजरों पर कोई ध्यान नहीं दिया। वे सीधे रेस्तरां के अंदर चले गए। अंगरक्षक उनके पीछे चल रहे थे, गंभीर भाव लिए हुए। रेस्तरां के अंदर पहुंचकर उस युवक ने अंदर की स्थिति का ठंडे दिमाग से जायजा लिया। चूंकि इस समय रेस्तरां में ज्यादा लोग नहीं थे, उस युवक की नजर सीधे तारिका पर पड़ी। रुद्र का रूपरंग बहुत साधारण था, इसलिए उसने युवक का ध्यान आकर्षित नहीं किया, लेकिन तारिका अलग थी। हालांकि रुद्र ने अभी अभी कहा था कि वह सुंदर नहीं है, लेकिन वह स्पष्ट रूप से मजाक कर रहा था। तारिका का एक बहुत ही आकर्षक तेवर था, जो शायद सेलेस्टियल फ्लावर वैली में लंबे समय तक रहने से बहुत प्रभावित था। इसने लोगों को रहस्यमय और कोमल महसूस कराया, जो उन्हें अटूट रूप से अपनी ओर खींच रहा था। इसके अलावा इस समय उसने धूप का चश्मा और एक टोपी पहन रखी थी, इसलिए उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। सिर्फ उसका सेक्सी और गुलाबी छोटा मुंह ही नजर आ रहा था, जिससे वो खास तौर पर आकर्षक लग रही थी। युवक तारिका से थोड़ा मोहित लग रहा था और वह उसके चेहरे के बारे में उत्सुक था। उसके बगल वाली लड़की ने यह दृश्य देखा तो वह थोड़ी असंतुष्ट दिखी और माथे पर बल डालकर बोली, भाई, क्या तुम अपनी पुरानी आदत में पड़ रहे हो? हमें जरूरी काम है, औरतों पर समय बर्बाद मत करो। लड़की की बात सुनकर युवक के चेहरे पर कुछ शर्मिंदगी का भाव आया और वो धीरे से बोला, मैं बस देख रहा था और कुछ नहीं, चलो जल्दी से ऑर्डर करते हैं। लड़की का इरादा युवक से और कुछ कहने का नहीं लग रहा था। वो सीधे एक कुर्सी पर बैठ गई और ऑर्डर देने की तैयारी के लिए मेनू उठा लिया। अनिच्छा से युवक ने तारिका पर एक नजर डाली, आह भरे बिना नहीं रह सका। उसने और कुछ नहीं कहा और सीधे बैठ गया। युवक खुद एक अमीर की औलाद था और स्वाभाविक रूप से उसमें कुछ ऐसी समस्याएं थी जो अमीर की औलाद में होती है। इसके अलावा तारिका का तेवर सच में बहुत आकर्षक था। अमीर की औलाद की तो क्या बात करें, एक साधारण व्यक्ति भी ये देखना चाहेगा कि तारिका असल में कैसी दिखती है। हालांकि युवक ये भी जानता था कि इस समय उसे एक बहुत जरूरी काम करना है, इसलिए वह तारिका पर समय बर्बाद नहीं कर सकता था। कितना अफसोस है, अगर कोई और समय होता तो मैं इस महिला को जरूर पटाने की कोशिश करता। युवक खुद से बुदबुदाया, फिर खाना खाने लगा। लगता है वो अमीर की औलाद तुम में दिलचस्पी ले रहा है। रुद्र ने स्वाभाविक रूप से देखा कि वो युवक जानबूझकर या अनजाने में उनकी दिशा में देख रहा था। वो तुरंत समझ गया कि युवक का क्या मतलब है। जब तारिका ने उसकी बात सुनी तो उसने सिर घुमाया और युवक को देखा, फिर रुद्र से कहा, वो तुमसे कहीं ज्यादा हैंडसम है। वो समझ गया कि वो उस टिप्पणी से उससे बदला ले रही है, इसलिए वो लाचारी से मुस्कुराया और ज्यादा कुछ नहीं कहा। तारिका को भी स्वाभाविक रूप से उस युवक में कोई दिलचस्पी नहीं थी। हालांकि वह अक्सर बाहर नहीं जाती थी, लेकिन उसका सामना अक्सर पीछा करने वालों से होता रहता था, इसलिए वह ऐसी परिस्थितियों की आदी हो चुकी थी। ऐसा लगा कि दोनों पक्षों को बहुत जरूरी काम थे, इसलिए उनके बीच कोई बातचीत नहीं हुई। रुद्र और तारिका ने पहले अपना खाना खत्म किया, फिर सीधे चल दिए। जब युवक ने तारिका को रुद्र के साथ जाते देखा तो उसके चेहरे पर कुछ निराशा का भाव आया, लेकिन उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा। भाई, एक बार जब हम पापा के लिए एंटीडोट ढूंढ लेंगे तो तुम किस तरह की महिला को ढूंढना चाहोगे? लड़की ने स्वाभाविक रूप से युवक की झिझक को भांप लिया और तुरंत बोली, मैं बस उत्सुक था कि ये महिला असल में कैसी दिखती है, मेरा कोई और इरादा नहीं है। युवक ने लड़की की ओर देखते हुए सफाई दी, ये सबसे अच्छा होगा। लड़की ने शांति से जवाब दिया और ज्यादा कुछ नहीं कहा। रुद्र और तारिका सर्विस स्टेशन से निकलने के बाद उन्होंने ड्राइविंग जारी रखी। रास्ते भर वो आंखें बंद करके आराम कर रहा था। इस बीच वो खिड़की के बाहर के नजारों को घूर रही थी, न जाने अपने दिल में क्या सोच रही थी। 3 घंटे बाद वे दोनों दूसरे सर्विस स्टेशन पर पहुंचे। रुद्र और बाकी लोगों ने एक और ब्रेक लिया। हालांकि जब रुद्र और ड्राइवर तारिका के साथ रेस्तरां में दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि जिस अमीर की औलाद से वे पिछले सर्विस स्टेशन पर मिले थे, वो अप्रत्याशित रूप से उनसे पहले ही रेस्तरां में पहुंच चुका था। उसे फिर से देखकर युवक स्वाभाविक रूप से बहुत उत्साहित महसूस कर रहा था, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि वो उससे दोबारा मिलेगा। युवक ने एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर सीधे रुद्र और तारिका की तरफ बढ़ गया।
उसने मुस्कुराते हुए कहा, क्या खूब संयोग है, फिर से मुलाकात हो गई। रुद्र ने जब उस युवक को अपनी ओर आते और दोस्ती भरा व्यवहार करते देखा तो जवाब दिया, लगता है हम दोनों की तकदीर में बार बार मिलना लिखा है। युवक ने रुद्र से पूछा, जनाब आप कहाँ जा रहे हैं? क्या आप भी भाग्यनगर ही जा रहे हैं? रुद्र ने सिर हिलाया, हाँ हम भाग्यनगर ही जा रहे हैं। तब तो हमारी मुलाकात होनी ही थी। मैं भी भाग्यनगर ही जा रहा हूं। युवक ने रुद्र को उत्साहित आंखों से देखा, फिर तारिका की तरफ मुड़कर मुस्कुराते हुए पूछा, क्या ये आपकी गर्लफ्रेंड है? मैं इनकी गर्लफ्रेंड नहीं हूं। मैं इन्हें पसंद कैसे कर सकती हूं? तारिका ने बिना किसी हिचकिचाहट के झट से जवाब दिया, ओह मुझे माफ करना, मुझे लगा आप दोनों डेट कर रहे हैं। युवक ने तुरंत सफाई दी, पर उसकी आंखों में हल्की सी शरारत थी। इसके बाद उसने रुद्र को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए तारिका से बातचीत शुरू कर दी। इस बात पर रुद्र ने बिल्कुल भी बुरा नहीं माना। आखिरकार तारिका से उसका कोई लेना देना नहीं था और रुद्र समझ गया था कि यह युवक तारिका से बात करने के लिए आया है। जब तक ये बात रुद्र के सेलेस्टियल फ्लावर वैली ढूंढने के रास्ते में नहीं आती, तब तक उसका बीच में पड़ने का कोई इरादा नहीं था। जो लड़की वॉशरूम से युवक के साथ आई थी, उसने जब देखा कि वह तारिका से बातें कर रहा है तो उसकी आंखों में हल्की सी मायूसी झलक आई, पर उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा और बस अपने खाने पर ध्यान दिया। युवक और तारिका की बातचीत से रुद्र को पता चला कि युवक का नाम नितिन मौर्य है और वह लड़की उसकी बहन जानवी मौर्य है। दोनों एक ऐसे परिवार से आते थे जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़ा था और उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी। मौर्य परिवार को एक प्रतिष्ठित परिवार माना जा सकता था, जिसकी टैंग कॉरपोरेशन नाम की कंपनी की बाजार कीमत अरबों का आंकड़ा पार कर चुकी थी। मगर कुछ समय पहले नितिन के पिता को जहर दे दिया गया था और वह आज तक कोमा में थे। इस दौरान मौर्य परिवार ने अपने पिता के इलाज के लिए कई नामी डॉक्टरों से संपर्क किया, पर अफसोस ये सभी डॉक्टर बेबस थे। उन्हें ये तक नहीं पता चला कि नितिन के पिता को कौन सा जहर दिया गया है। बाद में उसे सेलेस्टियल फ्लावर वैली के बारे में सुनने को मिला, तो उसने अपनी बहन के साथ मिलकर उस घाटी में इलाज खोजने का फैसला किया। भले ही नितिन एक अमीर बाप का बेटा था, पर उसका व्यवहार अच्छा था। वो बहुत दोस्ताना तरीके से बात करता था और उसमें न तो कोई घमंड था और न ही रुद्र के लिए कोई दुश्मनी। रुद्र के मन में नितिन के लिए अच्छी भावना आई और तारिका को भी वो हाजिर जवाब और मजेदार लगा, तो उन दोनों की बातचीत स्वाभाविक रूप से शुरू हो गई। रुद्र, क्या आप भी भाग्यनगर दवा ढूंढने जा रहे हैं? अचानक नितिन ने रुद्र से पूछ लिया। रुद्र ने हल्के से सिर हिलाया, मुझे तो ऐसा ही लगता है। नितिन की आंखें उत्साह से चमक उठीं और उसने जल्दी से रुद्र से पूछा, क्या आपको सेलेस्टियल फ्लावर वैली का सही ठिकाना पता है? भले ही नितिन को सेलेस्टियल फ्लावर वैली के बारे में पता था और यह भी मालूम था कि वहां उसके पिता का इलाज मिल सकता है, पर वह जगह इतनी रहस्यमय थी कि बाहर के लोगों को उसका सही ठिकाना पता करने का कोई रास्ता नहीं था। उसने ये जानने के लिए बहुत कोशिश की थी कि वो घाटी भाग्यनगर के आसपास कहीं होनी चाहिए, पर उसे सही जगह नहीं पता थी। इसलिए उसने रुद्र से पूछा कि क्या उसे घाटी का सही ठिकाना पता है। हमें भी पक्की जानकारी नहीं है। इससे पहले कि रुद्र कुछ बोल पाता, तारिका तुरंत बीच में बोल पड़ी, क्योंकि वो अपनी पहचान जाहिर नहीं करना चाहती थी। अच्छा, तारिका की बात सुनकर नितिन के चेहरे पर थोड़ी निराशा दिखाई दी, पर उसने और ज्यादा कुछ नहीं कहा। भाई, देर हो रही है, हमें चलना चाहिए। ठीक उसी पल नितिन की छोटी बहन जानवी सीधे खड़ी हो गई और नितिन को पुकारा। वो एक पल के लिए रुका, फिर रुद्र के कान में धीरे से बोला, रुद्र, चूंकि हम दोनों भाग्यनगर ही जा रहे हैं, तो क्यों न हम साथ चले? मेरी गाड़ी में अभी भी जगह है और रास्ते में किसी का साथ मिल जाए तो अच्छा रहेगा। ये सुनकर रुद्र एक पल के लिए ठिठक गया। भाई, तुम यहाँ क्या बात कर रहे हो? नितिन की बात सुनकर जानवी की आंखों में एक बार फिर मायूसी की झलक दिखी और उसने जल्दी से माथे पर बल डालकर चिल्लाया। नितिन ने समझाया, जानवी, रुद्र और मिस तारिका भी सेलेस्टियल फ्लावर वैली ही जा रहे हैं। हम साथ जा सकते हैं। ये दोनों भी वहीं जा रहे हैं। ये सुनकर जानवी मुंह फुलाए बिना नहीं रह सकी। फिर बोली, मुझे लगता है कि ये दोनों लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं।
हो सकता है ये हमें ठगने की कोशिश कर रहे हों। हमें इनसे दूर ही रहना चाहिए। जानवी, बेकार की बातें मत करो। नितिन ने माथे पर बल डालकर उसे ठंडी आवाज में डांटा। फिर रुद्र की तरफ मुड़कर सफाई दी। रुद्र, मैं इसके लिए माफी मांगता हूं। मेरे पिता होश में नहीं है और मेरी बहन थोड़ी परेशान और मायूस है। उसने कुछ गलत कह दिया, कृपया बुरा मत मानना। कोई बात नहीं। उसकी सच्ची माफी देखकर रुद्र ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। सच कहूं तो नितिन जैसे अमीरजादे बहुत कम मिलते हैं। आखिरकार उनमें से ज्यादातर लाड प्यार में पले होते हैं और उनका स्वभाव बहुत अहंकारी होता है। भले ही जानवी ने अभी कुछ गलत कहा था, पर दूसरे अमीरजादे यकीनन इस तरह माफी नहीं मांगते। लेकिन यह दूसरे अमीरजादों से अलग था। उसने न केवल माफी मांगी, बल्कि उसका रवैया भी बहुत सच्चा था। इसलिए रुद्र और तारिका दोनों ने उसकी माफी स्वीकार कर ली। तुम्हारे पिता को क्या बीमारी है? तारिका खुद सेलेस्टियल फ्लावर वैली से थी, इसलिए उसे दवाइयों की कुछ जानकारी थी और उसने पहल करके नितिन से पूछ लिया। उसका सवाल सुनकर नितिन आह भरे बिना नहीं रह सका। फिर धीरे से बोला, मेरे पिता बीमार नहीं हैं। उन्हें किसी ने जहर दिया है, पर यह किस तरह का जहर है यह मुझे अभी पता नहीं है। किसी ने मुझे बताया कि अगर मैं सेलेस्टियल फ्लावर वैली पहुंचकर उन्हें अपने पिता की हालत के बारे में बताऊंगा तो वे मुझे एक एंटीडोट, विषनाशक देंगे। यह एंटीडोट कई बीमारियों का इलाज कर सकता है। मुझे नहीं पता कि यह सच है या नहीं, पर इस वक्त मेरे पास अपनी किस्मत आजमाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। अच्छा, तारिका ने धीरे से सिर हिलाया। ज्यादा कुछ नहीं कहा, पर वह जानती थी कि नितिन की समस्या का हल शायद आसानी से हो जाएगा। दरअसल सेलेस्टियल फ्लावर वैली में 100 हर्ब पिल नाम की एक जादुई दवा सच में मौजूद थी। यह दवा इंसान के शरीर से ज्यादातर जहर निकाल सकती थी। हालांकि यह सिर्फ सामान्य जहरों पर ही असरदार थी। अगर कोई ठोस या जटिल जहर होता तो 100 हर्ब पिल भी काम नहीं करती। लेकिन बाहर के लोगों को शायद इस दवा के बारे में गलतफहमी थी और वे सोचते थे कि यह हर तरह के जहर का इलाज कर सकती है। जब नितिन की बात तारिका को समझ आई तो वह कुछ ज्यादा नहीं बोली और नितिन को भी लगा कि उसकी बहन की बात में कुछ दम है। आखिरकार उसे रुद्र और तारिका की पहचान के बारे में कुछ पता नहीं था। ऐसे में रुद्र को इतनी जल्दबाजी में बुलाना वाकई ठीक नहीं था। अगर वे सच में बुरे लोग निकले तो बात खराब हो सकती थी। रुद्र, तुम सेलेस्टियल फ्लावर वैली क्यों जा रहे हो? नितिन ने धीरे से रुद्र से पूछा। मैं कुछ जड़ी बूटियां ढूंढने सेलेस्टियल फ्लावर वैली जा रहा हूं। रुद्र ने कुछ नहीं छिपाया और सीधा जवाब दिया। ओह, नितिन ने हल्का सा सिर हिलाया और रुद्र से आगे पूछा, तुम कहां के रहने वाले हो? मैं मुंबई से हूं, उसने जवाब दिया। मुंबई? नितिन एक पल के लिए हक्का बक्का रह गया, फिर मुस्कुराकर बोला, लगता है हमारा कुछ तो कनेक्शन है। मैं भी कुछ समय पहले ही वहां गया था और एम्पायर वर्ल्ड कॉर्पोरेशन के सीईओ से भी मिला था। नेहाल से? रुद्र ने सीधा पूछा। तुम मिस्टर नेहाल को जानते हो? नितिन की आंखों में उत्सुकता की एक चमक आई। हाँ, जानता हूं, रुद्र ने लाचारी से जवाब दिया। लेकिन उसने नितिन को अपनी पहचान नहीं बताई क्योंकि उसे लगा कि न बताना ही बेहतर होगा। जब नितिन को पता चला कि रुद्र नेहाल को जानता है तो उसे और भी पक्का यकीन हो गया कि रुद्र कोई बुरा इंसान नहीं और न ही उसका कोई गलत इरादा है। इसलिए वो रुद्र से बात करते हुए काफी सहज हो गया। नितिन एक ऐसा व्यक्ति था जो बिना किसी दिखावे के बात करता था और उसकी बातों से एक हास्यप्रद और समझदार इंसान की छवि बनती थी। उसके साथ रहना बहुत आरामदायक लगता था। लेकिन उसकी बहन जानवी अलग थी। उसका स्वभाव बहुत अहंकारी था और वो दबंग तरीके से बोलती थी। वो अक्सर नितिन को टोकती रहती थी कि वो रुद्र और बाकियों के साथ समय बर्बाद न करे, जिससे लोगों को बहुत अजीब महसूस होता था। भले ही नितिन और जानवी भाई बहन थे, पर दोनों का स्वभाव बहुत अलग था। रुद्र जानता था कि इसका मुख्य कारण बचपन से मिली शिक्षा में अंतर था। नितिन को भविष्य में परिवार की दौलत विरासत में मिलनी थी, इसलिए उसे बहुत छोटी उम्र से ही मौर्य फैमिली के भावी उत्तराधिकारी के रूप में तैयार किया गया था। उसे हर मामले में सतर्क रहना था।
जिसके कारण नितिन का बात करने का तरीका बहुत मिलनसार था और वो लोगों को दोस्ताना लगता था। ऐसा व्यक्ति नेटवर्क और सामाजिक दायरा बढ़ाने में ज्यादा सफल होता है। रुद्र कई अमीरजादों को जानता था, लेकिन नितिन से टक्कर लेने लायक सिर्फ आर्थर था। बाकी के अमीरजादे नितिन के सामने कहीं नहीं ठहरते थे। इस बात से ही रुद्र को महसूस हुआ कि मौर्य फैमिली सच में असाधारण है। जहां तक जानवी की बात है, भले ही उसकी शक्ल सूरत खूबसूरत थी और अच्छी फिगर थी, चेहरे पर हल्का सा मेकअप और सफेद स्कर्ट पहने वो आम लोगों की नजर में यकीनन एक खूबसूरत और अमीर महिला थी, लेकिन उसमें एक रईसजादी का जबरदस्त गुरूर दिखाई देता था। शायद उसे छोटी उम्र से इस मामले में अच्छी शिक्षा नहीं मिली थी। आखिरकार जानवी तो सिर्फ एक लड़की थी, उसे भविष्य में शादी करके जाना ही था। इसलिए मौर्य फैमिली जानवी पर ज्यादा समय बर्बाद नहीं करती होगी। जब तक वो स्वस्थ रहती, उन्हें कोई खास परेशानी नहीं होती। भले ही यह समाज हमेशा लैंगिक समानता की बात करता है, लेकिन असलियत में कई प्रतिष्ठित परिवार आज भी लड़कों के पालन पोषण पर ज्यादा जोर देते हैं और लड़कियों की शिक्षा को नजरअंदाज कर देते हैं। रुद्र, हम सब भाग्यनगर जा रहे हैं, क्यों न साथ चले? जब नितिन को पता चला कि रुद्र और तारिका बुरे लोग नहीं हैं, तो उसने फिर से उन्हें साथ चलने का न्योता दिया। जानवी ने जब ये बात सुनी तो उसके चेहरे पर नासुशी सार झलक रही थी। रुद्र हिचकिचाया। उसने सोचा कि अगर वह नितिन के साथ सफर करता है तो सफर बेशक आसान हो जाएगा, लेकिन कई मुश्किलें भी पैदा होंगी। इसके अलावा इस बार उसका इरादा सेलेस्टियल फ्लावर वैली में सीधे चीजें हथियाने का था, इसलिए वह नितिन को इसमें शामिल नहीं करना चाहता था। कोई बात नहीं, रुद्र ने नरमी से मना कर दिया। ठीक है फिर। नितिन ने जब देखा कि रुद्र उसके साथ सफर करने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहा, तो उसकी आंखों में थोड़ी मायूसी आई, पर उसने कुछ ठास कहा नहीं। जब जानवी ने रुद्र का इनकार सुना, तो उसके चेहरे की तनाव कुछ कम हुआ। दरअसल तारिका का इरादा नितिन और बाकियों के साथ जाने का था। आखिरकार रुद्र और उसके बीच कहने को कुछ ठास था नहीं। अगर वह नितिन और बाकियों के साथ जाती तो उसे काफी आसानी होती, लेकिन रुद्र का इनकार देखकर वह भी चुप रही। कुछ मिनट बाद रुद्र और तारिका ने आराम खत्म कर लिया, इसलिए वे सबसे पहले रेस्टोरेंट से निकल गए। नितिन तो काफी अच्छा इंसान है, तारिका ने रुद्र से फुसफुसाते हुए कहा। हाँ, वो वाकई अच्छा है। अगर भविष्य में मौका मिला तो मैं अपनी कंपनी को मौर्य फैमिली के साथ मिलकर काम करने के लिए कह सकता हूं। मुझे लगता है नितिन ज्यादा भरोसेमंद है। रुद्र ने उसकी तरफ देखा और शांत तरीके से कहा। फिर तुम उनके साथ गए क्यों नहीं? उसने थोड़े भ्रम के साथ पूछा। मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहता, उसने जवाब दिया। रुद्र की बात सुनकर तारिका लाचारी से मुस्कुराई और कुछ नहीं बोली। मिस्टर रुद्र। हालांकि तभी ड्राइवर अचानक जल्दी में कार से दौड़ता हुआ बाहर आया। क्या हुआ? ड्राइवर को घबराया हुआ देखकर रुद्र ने अपनी भौहें सिकोड़ ली और पूछा। मिस्टर रुद्र, लगता है हमारी कार में कोई गड़बड़ी आ गई है। मैं अभी उसे ठीक कर रहा हूं। शायद आपको वापस जाकर थोड़ी देर इंतजार करना चाहिए। ड्राइवर ने लाचारी से रुद्र को समझाया। कार में गड़बड़ी? ड्राइवर की बात सुनकर रुद्र का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। हाँ, कार पहले तो ठीक चल रही थी, लेकिन अचानक स्टार्ट नहीं हो रही। मुझे देखना पड़ेगा कि क्या हुआ है, ड्राइवर ने रुद्र की तरफ देखते हुए समझाया। उसी पल नितिन, जानवी और बाकी लोग भी रेस्टोरेंट से बाहर निकल आए। रुद्र, तुम अभी तक गए क्यों नहीं? नितिन पास आया और रुद्र को ड्राइवर से बात करते देखकर पूछा। कार में कुछ खराबी आ गई है और शायद रिपेयर की जरूरत पड़ेगी। रुद्र ने मुड़कर नितिन को देखा और लाचारी जाहिर की। ये तो बहुत बढ़िया है, बस हमारे साथ आ जाओ। मेरी कार में अभी भी जगह है, अंधेरा हो रहा है और कौन जाने ये कब तक ठीक होगी। इस तरह देरी करना ठीक नहीं है। मौका देखते हुए नितिन ने एक बार फिर साथ चलने का न्योता दिया। रुद्र अब और समय बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने अपनी राय जानने के लिए तारिका की तरफ देखा। मुझे किसी भी चीज से कोई दिक्कत नहीं है, तारिका ने रुद्र की ओर देखते हुए धीरे से कहा। चूंकि मिस तारिका ने कह ही दिया है
तो चलो जल्दी से कार में बैठो और भाग्यनगर जल्दी पहुंचने की कोशिश करते हैं। नितिन ने उत्साह से रुद्र पर चिल्लाया। एक पल की हिचकिचाहट के बाद रुद्र ने ज्यादा कुछ नहीं कहा और सीधा उसके पीछे कार में बैठ गया। जहां तक ड्राइवर की बात है, वो कार ठीक करने के लिए वहीं रुक गया। कार ठीक होने के बाद वो सीधे वापस लौट जाएगा। रुद्र, तारिका और बाकी सबके कार में बैठने के बाद वे भाग्यनगर की ओर आगे बढ़ते रहे, लेकिन उनकी मौजूदा रफ्तार को देखते हुए आज भाग्यनगर पहुंचना नामुमकिन था। उन्हें भाग्यनगर से पहले पड़ने वाले भाग्यनगर रॉक्स में रात बितानी थी और अगले दिन सुबह भाग्यनगर के लिए निकलना था। जब चारों भाग्यनगर रॉक्स पहुंचे तब रात के 1 बज चुके थे। रुद्र ने देखा कि नितिन ने कितनी समझदारी से उसके और तारिका के लिए एक कमरा बुक किया था, और वह भी एक बेहतरीन 5 स्टार होटल में। भले ही होटल में रुकने का खर्च रुद्र के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन नितिन का ये प्यारा जेस्चर रुद्र को बहुत सुकून देने वाला लगा। भविष्य में रुद्र को बस नेहाल से इसका जिक्र भर करना होगा, और रुद्र और नितिन द्वारा बनाई गई संपत्ति का मूल्य शायद इस 5 स्टार होटल से कहीं ज्यादा होगा। एक रात आराम करने के बाद समूह अगले दिन सुबह जल्दी भाग्यनगर के लिए रवाना हुआ। रास्ते भर नितिन लगातार तारिका और रुद्र से बातें करता रहा। इस बीच जानवी शुरू से अंत तक बेपरवाह सी लगी। वो अकेले अपने फोन में व्यस्त थी। 2 और दिनों की भागदौड़ के बाद ये समूह आखिरकार भाग्यनगर पहुंच गया। भाग्यनगर पहुंचने पर नितिन को समझ नहीं आया कि अब किस रास्ते जाना है, लेकिन उसने सुना था कि भाग्यनगर में कई लोग हैं जो सेलेस्टियल फ्लावर वैली के सही ठिकाने के बारे में जानते हैं। बस उन्हें कुछ पैसे दो और वे तुम्हें रास्ता दिखा देंगे। इसलिए रुद्र और तारिका के ठहरने का इंतजाम करने के बाद नितिन ने भाग्यनगर में एक अच्छा गाइड ढूंढना शुरू कर दिया। असल में उसे ये सब परेशानी उठाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि तारिका को रास्ता मालूम था। हालांकि वो अपनी पहचान जाहिर नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने नितिन को गाइड ढूंढने से नहीं रोका। रात जल्दी गुजर गई और आखिरकार उसे एक सही गाइड मिल गया। ये गाइड अपनी पूरी जिंदगी भाग्यनगर में रहा था और लोगों को रास्ता दिखाकर ही अपनी रोजी रोटी कमाता था। आखिरकार किसी को एक बार रास्ता दिखाने से ही हजारों रुपए कमाना आसान और फटाफट पैसा बनाने का तरीका था। भाग्यनगर के कई निवासी तो इसे एक व्यवसाय मानते थे, लेकिन इस धंधे में कुछ खतरे भी थे। आखिर पहाड़ों के अंदर की परिस्थिति बहुत जटिल थी और अक्सर गाइडों के अपनी जान गंवाने के मामले सामने आते रहते थे। क्या ये आदमी वाकई हमें सेलेस्टियल फ्लावर वैली तक ले जा सकता है? जानवी ने सामने खड़े गाइड करणदीप को देखा और उसके लहजे में संदेह भरा था। मैडम, आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं लगभग हर महीने इस रास्ते से गुजरता हूं और अंदर के हालात से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हूं। मैं गारंटी देता हूं कि आपको वहां तक पहुंचा दूंगा। हालांकि आप अंदर जा पाएंगे या नहीं, ये आपकी समस्या है। मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकता। करणदीप ने सिगरेट पीते हुए जानवी की ओर मुस्कुराते हुए कहा। आप हर महीने इस रास्ते से गुजरते हैं। उसकी बात सुनकर जानवी की आंखों में हैरानी की एक चमक आई। हाँ, आखिरकार जिंदगी में सभी के उतार चढ़ाव आते हैं। आप जैसे अमीर लोग अक्सर दवा की तलाश में आते हैं, लेकिन मुझे आपको याद दिलाना होगा, 10 लोग जो अंदर जाते हैं उनमें से केवल एक ही वास्तव में अमृत एलिक्सर प्राप्त कर पाता है। ज्यादातर लोग खाली हाथ वापस आते हैं। करणदीप ने मुस्कुराते हुए कहा। तो क्या इसका मतलब है कि वाकई किसी को अमृत मिला है? नितिन ने उत्सुकता से पूछा। बेशक, किसी को तो अमृत मिला है। आखिरकार सेलेस्टियल फ्लावर वैली के लोगों को भी हम गाइडों को कुछ इज्जत तो देनी पड़ती है, नहीं तो दवा की तलाश में कौन आएगा? करणदीप ने धीरे से कहा। क्या आप जानते हैं कि ये अमृत कैसे हासिल किए जाते हैं? नितिन ने कुछ नकदी करणदीप को सौंपते हुए पूछा। नितिन के नकदी निकालते ही देखकर करणदीप हल्का सा मुस्कुराया और धीरे से कहा, मेरी जानकारी के मुताबिक जो लोग अमृत हासिल कर पाते हैं वे आमतौर पर सेलेस्टियल फ्लावर वैली के लोगों को कुछ लाभ बेनिफिट्स पेश करते हैं। इसी तरह वे सफलतापूर्वक अमृत प्राप्त कर पाते हैं। जो लोग अज्ञानी होते हैं और खाली हाथ जाते हैं वे कोशिश करके समय बर्बाद करते हैं। लाभ। ये सुनकर नितिन खुद को हल्का सा मुस्कुराने से नहीं रोक सका और धीरे से कहा,
फिर तो ये आसान है। इस बार मैंने ढेर सारी नकदी और चेक तैयार रखे हैं। मैं सीधे सेलेस्टियल फ्लावर वैली के लोगों को दे दूंगा। अब नितिन अपने पिता को बचाने के लिए जितना भी पैसा लगे खर्च करने को तैयार था। हाँ, लेकिन नितिन की बात सुनने के बाद करणदीप खुद को जोर से हंसने से नहीं रोक सका। आप क्यों हंस रहे हैं? नितिन पजल था और करणदीप से भ्रमित होकर पूछा। मैं इसलिए हंस रहा हूं क्योंकि तुम बहुत भोले हो। करणदीप ने धीरे से जवाब दिया, फिर आगे कहा, मैं तुम्हें बताता हूं, पैसा ऐसी चीज नहीं है जो सेलेस्टियल फ्लावर वैली के लोगों को लुभा सके। उन्हें पैसे में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। बेहतर होगा कि तुम वो पैसा जल्दी से छुपा लो। ये कैसे हो सकता है? नितिन की आंखों में हैरानी की झलक दिखाई दी। भाई, इस आदमी की बकवास मत सुनो। मैं ये मान ही नहीं सकती कि इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जिन्हें पैसा पसंद नहीं। जिन लोगों को ये सेलेस्टियल फ्लावर वैली के लोग प्रभावित नहीं कर पाते, उसकी वजह बस ये है कि वे पर्याप्त पैसा नहीं देते। जब तक हम काफी पैसा देंगे, मुझे नहीं लगता कि वे लोग लालच में नहीं आएंगे। जानवी ने मुंह बनाते हुए कहा। उसकी बातें सुनने के बाद करणदीप की आंखों में तिरस्कार की चमक आई। फिर उसने शांति से कहा, मैडम, आपके हिसाब से कितना पैसा काफी माना जाएगा? क्या 100 मिलियन काफी होगा? अगर नहीं तो मैं उन्हें 500 मिलियन दूंगी। जानवी ने आत्मविश्वास से कहा। 500 मिलियन? जानवी की बात सुनने के बाद करणदीप ने तिरस्कार में मुस्कान दी, फिर शांति से कहा, ठीक 1 साल पहले मैं विदेशियों के एक समूह को सेलेस्टियल फ्लावर वैली में लेकर गया था। उनकी सोच बिल्कुल तुम्हारी तरह ही थी। क्या तुम जानते हो कि उन्होंने कितना पैसा तैयार किया था? कितना? नितिन उत्सुक लग रहा था। उन्होंने 5 बिलियन अमेरिकी रुपए की बड़ी रकम तैयार की थी। करणदीप ने नितिन के सामने 5 उंगलियां उठाई। ये रकम सुनकर नितिन की सांस अटक गई। आखिरकार 5 बिलियन अमेरिकी रुपए कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, और इस समय भी नितिन इतनी बड़ी रकम जुटा नहीं सकता। वे विदेशी पूरे आत्मविश्वास से भरे थे। उन्हें यकीन था कि इस रकम से उनके पास अमृत खरीदने के लिए पर्याप्त से कहीं ज्यादा होगा। लेकिन कौन जानता था कि सेलेस्टियल फ्लावर वैली के लोगों ने उन्हें पलटकर देखा तक नहीं और सीधे बाहर निकाल दिया। उन लोगों को यह अपमान लगा और उन्होंने सेलेस्टियल फ्लावर वैली के लोगों के साथ झगड़ा किया, और आखिरकार उनकी पिटाई हुई और उन्हें भगा दिया गया। करणदीप ने शांति से कहा। यह सुनकर नितिन और जानवी अपनी जगह पर जैसे जम से गए। उनके चेहरों पर अकल्पनीय सदमा था। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि 500 मिलियन रुपए भी सेलेस्टियल फ्लावर वैली के लोगों को प्रभावित नहीं कर पाएंगे। और जो पैसा उनके पास था वह तो और भी तुच्छ था। रुद्र ने मुड़कर तारिका की ओर देखा। उसके चेहरे पर एक असामान्य विजय का भाव था। आखिरकार सेलेस्टियल फ्लावर वैली के लोग शायद अपनी पूरी जिंदगी वही बिताते थे। बाहरी दुनिया से उनका शायद ही कोई वास्ता होता था, तो पैसा शायद उनके लिए सबसे कम जरूरी चीज थी, और स्वाभाविक रूप से उन्हें ऐसी चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। नितिन ने करणदीप की तरफ देखा और कई भावनाओं से घिर गया। उसने मन ही मन खुद को धन्यवाद दिया। शुक्र है कि उसने पहले ही पूछ लिया, नहीं तो जल्दबाजी में अंदर जाना मुसीबत खड़ी कर देता। तो करणदीप, मुझे अंदर ले जाने के लिए क्या लाना चाहिए जिससे काम आसान हो जाए? नितिन ने पूछा। उसकी बात सुनकर करणदीप की आंखों में थोड़ा आश्चर्य दिखा, जिसके बाद एक संकोच भरा भाव आया। नितिन समझ गया कि करणदीप क्या कहना चाहता है, लेकिन इस समय वो उसे नाराज करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। इसलिए उसने जल्दी से कुछ नकद निकाला और फिर से करणदीप को सौंप दिया। जब करणदीप ने नकद देखा तो उसकी मुस्कान और भी चमकदार हो गई। उसने जल्दी से मुस्कुराते हुए कहा, इस बार आप सही आदमी के पास आए हैं। मेरे सालों के मार्गदर्शन के अनुभव के आधार पर सेलेस्टियल फ्लावर वैली के लोगों को पैसे में वाकई कोई रुचि नहीं है, लेकिन वे पुरानी जड़ी बूटियों और ऐसी ही चीजों में बहुत दिलचस्पी रखते हैं। अगर आप ये चीजें ढूंढ सके तो वे स्वीकार कर लेंगे, और आपको दवा मिलने की संभावना भी काफी बढ़ जाएगी। पुरानी जड़ी बूटियां, ये सुनकर नितिन की आंखों में आश्चर्य की झलक आई, और उसने झट से रुद्र की ओर मुड़कर कहा, रुद्र, क्या हम यहाँ एक और दिन रुक सकते हैं?
मैं अपने परिवार से कुछ कीमती पुरानी कैलीग्राफी या जेड की वस्तुएं मंगवाता हूं। मैं तुम्हें भी कुछ दे दूंगा। नितिन की बात सुनकर रुद्र की आंखों में लाचारी की झलक थी। आखिरकार वो अब समय बर्बाद नहीं करना चाहता था, लेकिन जब उसने नितिन का ईमानदार भाव देखा तो वह मना भी नहीं कर पाया। तो उसने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, एक और दिन रुक जाते हैं। मुझे पुरानी कैलीग्राफी या ऐसी किसी चीज की जरूरत नहीं है, इसलिए मेरे लिए तैयारी मत करना। कोई बात नहीं, हमारे घर में बहुत सारी पुरानी चीजें हैं, नितिन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। फिर अपना फोन निकालकर कॉल मिलाया। तारिका ने लाचारी से नितिन को देखा और मन ही मन ठान लिया कि वो विष का इलाज ढूंढने में उसकी मदद करेगी। वो काफी कुशल निकला और अगले ही दिन बड़ी संख्या में पुरानी कैलीग्राफी, पेंटिंग और औषधीय जेड की वस्तुएं हेलीकॉप्टर से भेज दी गई। करणदीप के मार्गदर्शन में नितिन ने कुछ दुर्लभ पुरानी चीजों को चुन लिया, जिन्हें वे अपने साथ ले जाने वाले थे, और आखिरकार वे सेलेस्टियल फ्लावर वैली की ओर निकल पड़े। भाग्यनगर के आसपास के पहाड़ बहुत जटिल थे और उस क्षेत्र में अक्सर खूंखार जानवर पाए जाते थे। अगर करणदीप रास्ता न दिखाता तो शायद सेलेस्टियल फ्लावर वैली का सही ठिकाना ढूंढना मुश्किल होता और अंदर भटक जाना आसान था। हालांकि नितिन के पास कई अंगरक्षक थे जो सभी पूर्व विशेष बलों, स्पेशल फोर्सेस के थे और बाहरी परिस्थितियों से परिचित थे। तो अंगरक्षकों और करणदीप के मार्गदर्शन के साथ उनकी यात्रा काफी आसान हो गई। एक लड़की होकर इस तरह के रास्ते पर चलते हुए तुम्हें डर नहीं लगता? रुद्र ने मुड़कर तारिका की ओर देखा और धीरे से पूछा। मुझे एक शॉर्टकट पता है और वो बहुत सुविधाजनक है। वो मुझे सीधे सेलेस्टियल फ्लावर वैली तक ले जा सकता है, लेकिन अब बाहरी लोग हैं, इसलिए मैं वहां से नहीं जा सकती। तारिका ने रुद्र को हल्के से जवाब दिया। तो ऐसी बात है। रुद्र ने धीरे से सिर हिलाया और ज्यादा कुछ नहीं कहा। मैं और नहीं चल सकती, चलो थोड़ा आराम करते हैं। उसी पल जानवी अचानक बोल पड़ी, थोड़ा और सब्र करो, जब खाने का समय होगा तब हम आराम कर लेंगे। ये तीसरी बार था जब जानवी ने आराम करने की बात कही थी और नितिन ने थोड़ी असंतुष्टि जताई। नहीं, मैं सच में और नहीं चल सकती। बोलते हुए वो जमीन पर बैठ गई, फिर हाथ बढ़ाकर अपने घुटने को सहलाया, मुंह फुलाकर बोली, ये कैसी जगह है? यहाँ चलना इतना मुश्किल क्यों है? रुद्र ने जानवी की ऊंची एड़ी, हाई हील्स की ओर नीचे देखा। उसकी आंखों में लाचारी की झलक थी। उसे पता था कि वे पहाड़ी रास्ते पर जा रहे हैं, फिर भी जानवी ने ऊंची एड़ी पहनी थी। ये उम्मीद करना कि चलना आसान होगा अजीब था। कुछ मिनटों बाद वो काफी आराम कर चुकी थी और आखिरकार उठकर आगे चलने लगी। शुरुआत में सभी बारी बारी से उसे सहारा दे रहे थे, लेकिन दुर्भाग्य से वे सभी आम लोग थे और पहाड़ी रास्ता सच में बहुत कठिन था। तो कुछ देर बाद हर किसी की ताकत डगमगाने लगी। सेलेस्टियल फ्लावर वैली, जहां एक दिन में पहुंचा जा सकता था, जानवी की वजह से 2 दिन और 2 रात लग गए। सज्जनों, सेलेस्टियल फ्लावर वैली का प्रवेश द्वार बस आगे ही है, लेकिन हम अभी अंदर नहीं जा सकते। हमें अंदर के लोगों का इंतजार करना होगा कि वे क्या सोचते हैं। अगर दरवाजा संभालने वाला अच्छे मूड में हुआ तो वे हमें अंदर जाने देंगे, लेकिन अगर वे अच्छे मूड में नहीं हुए तो हो सकता है कि हम अंदर न जा पाए। करणदीप ने सामने की गुफा की ओर इशारा किया और समूह से फुसफुसाते हुए कहा, अगर हम अंदर नहीं जा पाए तो क्या होगा? नितिन ने पूछा, जो चिंतित लग रहा था। अगर हम अंदर नहीं जा पाए तो हमें यही इंतजार करना होगा जब तक कि सेलेस्टियल फ्लावर वैली के लोग बेहतर मूड में न आ जाए और हमें अंदर जाने की इजाजत न दे। करणदीप ने लाचारी की झलक के साथ कहा। ठीक है। करणदीप की बात सुनने के बाद नितिन ने लाचारी से सिर हिलाया और आगे बढ़ गया। रुद्र और बाकी सब नितिन के करीब से पीछे पीछे चले। थोड़ी देर बाद उन्होंने आखिरकार उस गुफा को पार कर लिया। गुफा से बाहर निकलते ही रुद्र ने देखा कि सामने अचानक एक खुली जगह थी, जिसके सामने एक विशाल प्राचीन शहर, एंशिएंट सिटी दिखाई दिया। ठीक इसी पल रुद्र को आखिरकार समझ आया कि तथाकथित सेलेस्टियल फ्लावर वैली सिर्फ एक शहर था, और तो और ये शहर बहुत बड़ा था।
जिसमें हजारों लोगों के लिए जगह थी। क्या यही तुम्हारा सेलेस्टियल फ्लावर वैली है? रुद्र ने मुड़कर तारिका की ओर देखा और धीरे से उससे पूछा। इस जगह को सही मायने में सेलेस्टियल फ्लावर वैली नहीं माना जा सकता। असली सेलेस्टियल फ्लावर वैली अंदर है। असल में हम घाटी वैली में रहते थे और जड़ी बूटियां भी वही उगाई जाती थी। लेकिन बाद में जब सेलेस्टियल फ्लावर वैली में ज्यादा लोग आने लगे तो घाटी इतने सारे लोगों को समाहित नहीं कर पाई और इससे जड़ी बूटियों की आध्यात्मिक ऊर्जा, स्पिरिचुअल एनर्जी भी कम होती। इसलिए घाटी के मालिक वैली मास्टर ने इस शहर को बनवाया और अब हम सभी इसी शहर के अंदर रहते हैं। तारिका ने रुद्र की ओर देखते हुए समझाया। समझा। रुद्र ने सिर हिलाया और ज्यादा कुछ नहीं कहा। यह कितना शानदार है। मुझे विश्वास नहीं होता कि ऐसी जगह आज भी मौजूद है, जानवी ने आश्चर्य से भरी अभिव्यक्ति के साथ कहा। हाँ, ये तो सचमुच धरती पर स्वर्ग जैसा है। नितिन ने भी प्रशंसा में आह भरी। वह आगे का स्थान सेलेस्टियल फ्लावर वैली है। आमतौर पर इसका दरवाजा खुला रहता है और हम अनुमति लेकर अंदर जा सकते हैं, लेकिन आज किसी कारण से ये बंद है। जरूर कुछ चल रहा होगा, करणदीप ने नितिन को समझाया। करणदीप की बात सुनकर नितिन ने उत्सुकता से पूछा, क्या हम अभी भी अंदर जा सकते हैं? मुझे नहीं पता कि अभी अंदर जा सकते हैं या नहीं। मुझे उनसे पूछने दो कि क्या हो रहा है, करणदीप ने दबी आवाज में जवाब दिया। तुम कौन हो? तभी शहर के दरवाजे के पीछे से एक युवक बाहर आया और भावहीन होकर पूछा। उस आदमी को देखते ही तारिका ने सहज रूप से अपना सिर नीचे कर लिया। वो नहीं चाहती थी कि वो उसका चेहरा देखे। इस बीच रुद्र ने उस आदमी को सिर से पैर तक देखा और महसूस किया कि वो बाहर के लड़कों से अलग नहीं था। उसने आधुनिक पोशाक पहन रखी थी। इससे ये पता चला कि हालांकि सेलेस्टियल फ्लावर वैली इस गहरे पहाड़ी जंगल में छिपा हुआ था, फिर भी ये बाहरी दुनिया से नजदीकी से जुड़ा हुआ था। मिस्टर चंद्रपाल, ये मैं हूं। करणदीप तेजी से आदमी के पास गया और मुस्कुराते हुए कहा। आदमी ने करणदीप की ओर उदासीनता से देखा और भावहीन होकर कहा, ओह, तुम हो। मुझे याद है मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी कि सेलेस्टियल फ्लावर वैली में कुछ जरूरी मामलों के कारण हम हाल ही में किसी को अंदर नहीं आने दे रहे हैं। फिर भी तुम इन लोगों को यहाँ क्यों ले आए? मिस्टर चंद्रपाल, इन लोगों ने एक बड़ी रकम की पेशकश की है और इन्हें बहुत जल्दी है, इसलिए मैं इन्हें यहाँ ले आया, करणदीप ने चुपके से समझाया। उसकी बात सुनकर उस आदमी की आंखों में लाचारी की एक झलक दिखी। फिर उसने सीधे तौर पर पूछा, सामानों का क्या? मैं लाया हूं। करणदीप ने जल्दी से सिर हिलाया, अपने कपड़ों से कुछ सिगरेट निकालकर आदमी को थमा दी। देखिए, गाइड, मार्गदर्शक का अस्तित्व न केवल उन लोगों के लिए सुविधाजनक होता है जो सेलेस्टियल फ्लावर वैली को ढूंढना चाहते हैं, बल्कि घाटी के अंदर के लोगों को भी फायदा पहुंचाता है। आखिर यहाँ कई युवा लोग हैं जिन्हें कभी कभी चीजों की जरूरत होती है, इसलिए उन्हें केवल इन्हीं गाइडों के माध्यम से पहुंचाया जा सकता है। सिगरेट सबसे आम चीज है और कभी कभी वे कुछ गर्भ निरोधक भी लाते हैं। करणदीप द्वारा निकाली गई सिगरेट देखकर आदमी का चेहरा थोड़ा शांत होता दिखा। उसने नितिन, जानवी और अन्य लोगों को देखा और आखिर में उसकी नजर तारिका पर टिकी। चूंकि तारिका ने टोपी और धूप का चश्मा पहन रखा था, आदमी उसे पहचान नहीं पाया। उसे बस लगा कि वो कुछ जानी पहचानी लग रही है। जहां तक रुद्र की बात है, उसने बहुत साधारण कपड़े पहने थे, जबकि नितिन साफ तौर पर एक धनी व्यक्ति था। इसलिए आदमी ने सीधे अपना ध्यान नितिन पर केंद्रित कर दिया। क्या तुम दवा लेने आए हो? आदमी ने भावहीन होकर नितिन से पूछा। हाँ मिस्टर चंद्रपाल, मैं नितिन हूं। ये मेरी बहन है। मेरे पिताजी गंभीर रूप से बीमार हैं, इसलिए मैं यहां दवा लेने आया हूं। मुझे उम्मीद है कि आप हमें कुछ सुविधा देंगे। नितिन ने आदमी को विनम्रता से संबोधित किया। मैं कोई मास्टर नहीं हूं,